नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। आज इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जेंडर। ऑप्शन है आपके, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत टाइप हो गया है, सत्ता लिख गया है, यहाँ पर सत्ता है। और डी ऑप्शन में है एक सामाजिक संरचना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। जेंडर यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। लिंग जिसमें पुरुष लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणाओं से निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व एवं स्व, ऑप्शन में है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक, सी ऑप्शन में है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व, और डी ऑप्शन में है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और सामाजिक। विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल हैं जिसमें शारीरिक विकास, विभिन्न अंगों एवं लंबाई का बढ़ना, संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, सामाजिक यानी कि परंपराओं रीति रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास, और संवेगात्मक विकास जिसके अंतर्गत प्रतिक्रियात्मक स्वरूप उत्तेजित होना, हंसना, रोना या क्रोधित होना, ये सब दोस्तों इसमें शामिल होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। में है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बी ऑप्शन में है बुद्धि अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है। सी ऑप्शन में है बुद्धि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, और डी ऑप्शन में है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि से तात्पर्य संवेगात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति की सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के सामने समायोजन, आमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अतः बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परिवार, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति में सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके परिवार यानी उसके माता पिता से प्रारंभ होती है। यद्यपि व्यक्ति के सामाजिकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
जिससे व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ए ऑप्शन में है विचारों की अनुकरणीयता, बी ऑप्शन में है वर्तुल प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और डी ऑप्शन में है विलंबित अनुकरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों विचारों की अनुकरणीयता सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में अनुकरणीयता पाई जाती है। अतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों में अनुकरणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ए ऑप्शन में है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है और डी ऑप्शन में बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति, विकास और विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों में सोचने, समझने व व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। बी ऑप्शन में है सभी बच्चे होगा दोस्तों, यहाँ पर तभी टाइप हो गया है, गलत हो गया है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सी ऑप्शन में है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। और डी ऑप्शन में है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषकों के रूप में। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिससे प्रत्येक बच्चे को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। बी ऑप्शन में ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सी ऑप्शन में है प्रेरणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और डी ऑप्शन में है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, और सी ऑप्शन में है मध्य बाल्यावस्था, डी ऑप्शन में है पूर्व क्रियात्मक अवधि। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों किशोरावस्था हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, पावलोव, बी.एफ. स्किनर। तो ये दोस्तों सभी को पता होगा आंसर। भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक ऑब्लिक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, ऑप्शन है आपके उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बी ऑप्शन में उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, सी ऑप्शन में उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, डी ऑप्शन में उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है समस्यात्मक वार्ता, बी ऑप्शन में अहम केंद्रित वार्ता, सी ऑप्शन में है व्यक्तिगत वार्ता, और डी ऑप्शन में भ्रांत वार्ता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि वह छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन में दोस्तों वह गलत लिख गया है और डी ऑप्शन में भी वह गलत लिख गया है। बी ऑप्शन में है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, सी ऑप्शन में वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, और डी ऑप्शन में है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्न नेताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष के सभी
संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा पर बल देता है। वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1 से 8 की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन है आपके अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बी ऑप्शन में है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, सी ऑप्शन में है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, डी ऑप्शन में निर्देश एवं संचालन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। कंठस्थीकरण एवं स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है आपके पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के संपूर्ण विकास एवं संरचनात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के सोचने की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को किसी विषय पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, ऑप्शन है आपके अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन में है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, सी ऑप्शन में है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया और डी ऑप्शन में है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न था जिसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।